दीपक सर और फिजिक्स के क्लास में आपका स्वागत है। लेकिन आज जो है हम लोग बहुत पहले से ही मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे, बट मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर जैसे कि मैंने आपको बोला था कि खत्म हो गया। मतलब उसमें जितने टूल्स आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ेंगे वो सारे टूल्स आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। मतलब आगे जाके पूरे फिजिक्स में जितने मैथमेटिक्स यूज होंगे वो पूरे मैथमेटिक्स को एक्चुअली आपको बता दिया गया है, सो दैट कि कहीं पे अगर मैथमेटिक्स को डायरेक्टली यूज किया जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको समझ में आएगा कि हम कौन सा वाला मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे मैथमेटिकल टूल्स जो कि फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाले हैं वो पढ़ लिए हैं, राइट। चलिए, तो आज है हमारा चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर, लेक्चर 1। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, द चैप्टर नेम इज वेक्टर्स, है ना। और ये वेक्टर्स जो है ये एक्चुअली में एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है, 4th चैप्टर, और 4th चैप्टर का पार्ट 1 है, ठीक है। ये रियलिटी में है हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1। मैंने बताया था पार्ट 2 में प्रोजेक्टाइल है और पार्ट 1 में वेक्टर्स, ठीक है। तो हम पहले वेक्टर सीखेंगे क्योंकि हमें रियलिटी में पहले ही चैप्टर से वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, है ना। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अच्छा, वेक्टर्स सीखने से पहले इसका थोड़ा इंपोर्टेंस जानते हैं। अगर हम नीट की बात करें तो नीट में वे क्वेश्चन आता है, वन क्वेश्चन जो कि वेरी इजी कैटेगरी में आता है। वेरी इजी कैटेगरी मतलब अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हो तो आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली नीट में सॉल्व होने वाला है, डेफिनेटली। और एक क्वेश्चन का नंबर कितने होते हैं? 4 मार्क्स, है ना। और 4 मार्क्स आपका रैंक को 4000 ऊपर उठा देगा। मतलब आप 4 मार्क्स लाकर आपका सिलेक्शन होना और ना होना तय कर सकते हैं। तो एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इन द एंट्रेंस, है ना। तो एक क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम दिस चैप्टर, ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर आता है। कैसे कैसे आता है वो भी आपको बताऊंगा। जेईई में नॉट श्योर एक्चुअली, क्योंकि पहले बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, जैसे नीट में 45 क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर से डाल दिया जाता है। जेईई में नो डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, पहले आते थे नो डायरेक्ट क्वेश्चन, बट will be useful in every chapter, will be used in every chapter। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि इससे हम लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे ये भी पूछेंगे, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम भी देना है ना। तो बोर्ड एग्जाम में इसके थोड़े से या तो थियोरिटिकल मतलब 1 मार्क वाला क्वेश्चन आता है या तो 2 मार्क वाला क्वेश्चन आता है, ज्यादा वाले नहीं आते। ये इधर 1 मार्क वाले और 2 मार्क वाले मैं आपको बता दूंगा। 1 मार्क वाले में जनरली डेफिनेशंस पूछते हैं, जनरली मैं डेफिनेशन सारे आपको लिखाऊंगा। जनरली 1 मार्क में डेफिनेशंस पूछते हैं और 2 मार्क्स में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, और उसी तरह के हम लोग ढेर सारी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आप परेशान मत होइए, आपका बोर्ड का भी पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा अलॉन्ग विद ऑल डेफिनेशंस एंड ऑल एग्जांपल्स। एंड फिर मैं आपका नीट और जेईई लेवल का भी बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को एग्जांपल्स ढेर सारे भी मिलेंगे और आपको करने के लिए अच्छा सा मस्त सा बना हुआ असाइनमेंट भी मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो चलो, ये हो गया हमारा चैप्टर का इंपोर्टेंस। अगर हमें हमेशा हर चैप्टर का इंपोर्टेंस पता होगा तो हम अकॉर्डिंगली इंपोर्टेंस बेसिस पे जब एग्जाम पास हो जाएगा, 1 मंथ 2 मंथ रहेगा एग्जाम को, तो उस टाइम में हम लोगों को कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि हमें किस चीज पर ज्यादा इंपोर्टेंस देना है, किस पोर्शन को हमारे लिए मार्क स्कोर करना इजी है, और हम कौन से पोर्शन लेकर हमें जितना रिक्वायर्ड मार्क चाहिए उतना हम लोग स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? इसीलिए मैं चैप्टर का इंपोर्टेंस सबसे पहले आपको बता दिया कि ये चैप्टर के कहां कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जेईई में अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो कोई भी चैप्टर आपके लिए पॉसिबल नहीं, कोई भी नॉन ऑफ द चैप्टर। हाँ, एक है थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है, उसमें वेक्टर की जरूरत नहीं है, वरना पूरा मैकेनिक्स वेक्टर, पूरा क्लास 12 वेक्टर, बिना वेक्टर के आगे पढ़ ही नहीं सकते हम लोग, ऐसे समझो। इसीलिए ये वेक्टर अगर एज ए चैप्टर इंपोर्टेंट नहीं है तो एज ए टूल फॉर अदर चैप्टर्स इट इज वेरी 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 इंपोर्टेंट। क्या मेरी बात क्लियर हुई आपको?
पूरा पक्का? तो आप लोग इसका इंपोर्टेंस लिख लीजिए कॉपी में, हर एक चैप्टर का पहले ऐसे इंपोर्टेंस लिखेंगे ताकि आपको पूरी नॉलेज रहे चैप्टर, ठीक है? फिर मैं इसको मिटा के हम लोग चैप्टर का शुरू कर देते हैं, ठीक? चलिए मैं मिटा देता हूं उसको, फिर हम चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे जो पहला चीज हमको पता होना चाहिए वो है कि फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय ए फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट डू यू मीन बाय ए फिजिकल क्वांटिटी? इसका मतलब क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिक्स में हम लोग बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही पढ़ते हैं, खाली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है एनी मेजरेबल क्वांटिटी। एनी मेजरेबल क्वांटिटी, मैं QTY लिखता हूं क्वांटिटी को, आप लोग टाइम में टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूं पर आप कॉपी में क्वांटिटी ही लिखना। एनी मेजरेबल क्वांटिटी, अगर मैं कोई भी क्वांटिटी को मेजर कर सकता हूं तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल बताओ, आप क्या क्या मेजर कर सकते हो? क्या आप लेंथ मेजर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या आप मास मेजर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या आप टाइम मेजर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो ये जो सारे, क्या आप फोर्स लगा रहे हो, कितना फोर्स मेजर कर सकते हो? बिल्कुल। तो ये जो सारे क्वांटिटी है जिनको हम लोग मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो ऐसे सारे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया आपको? ये फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन है कि एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज नोन एज ए फिजिकल क्वांटिटी। दीज आर सम एग्जांपल्स व्हाट वी कैन मेजर एंड हाउ दे आर कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? अच्छा, रिक्वायरमेंट टू डिफाइन ए फिजिकल क्वांटिटी। अगर रिक्वायरमेंट टू डिफाइन ए फिजिकल क्वांटिटी, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहते हो कि भाई एक फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए ना? दो चीजें चाहिए। एक चाहिए मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू, पहले मैं लिखता हूं, एक चाहिए वैल्यू और दूसरा चाहिए यूनिट। क्यों? मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, सोचिए। एग्जांपल, सपोज मैंने क्या बोला ना, मेरा तो छोटा भाई छोटा भाई कोई है नहीं, मैं क्या बोला ना, मेरे क्लास में एक स्टूडेंट को भेजा, ठीक है? बोला कि जाओ बाजार में जाओ और आम लेके आओ। आम समझते हो? मैंगो, गर्मी का मौसम है, मुझे थोड़ा मैंगो खाने का बहुत मन किया है ना, मैं बच्चों को भी खिलाता हूँ कभी कभी, तुम्हें भी खिलाऊंगा क्लास में, है ना? कभी मैंगो नहीं खिलाऊंगा, कुछ और खिलाऊंगा, ठीक है? बट ऐसे सोचो कि मैंने कोई स्टूडेंट को भेजा मार्केट, बोला कि तू जा मैंगो लेके आ, ठीक है? तो बोला कि सर कितना मैंगो लाऊं, मतलब व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मैंगो दैट आई विल ब्रिंग? तो मैं बोला काम कर, 5 लाख, 5, बस मैंने यही बोला कि 5 लाख। तो वो मार्केट गया और 5 नंबर ऑफ मैंगो, 5, 1, 2, 3, 4 ऐसे 5 मैंगो लेके आया। मैं बोला तो 5 क्यों लाया? मैं तो तुझे इतने सारे बच्चे हैं तो 5 केजी लाने के लिए बोला था। तो बोला कि तो सर आप 5 केजी बोलना चाहिए था ना। तो मैं जब वो 5 बोला तो दैट 5 वाज कंफ्यूजिंग कि दैट वाज 5 केजी, दैट वाज 5 टन और दैट वाज 5 नंबर, व्हाट वाज दैट? तो वो जो 5 है, दैट 5 इज द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, उस क्वांटिटी का वैल्यू, और उसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड कहते हैं। फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, वैल्यू, उस क्वांटिटी का वैल्यू कितना है? 5 आम, 5, दैट इज द वैल्यू, और दैट इज इन फिजिक्स दैट इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। एंड यूनिट, जैसे मैंने बोला केजी, मीटर, लीटर, ये सारे जो है वो उसके यूनिट है। समझ में आया? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और यूनिट की जरूरत होती है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ? सुन, प्रॉब्लम क्या हुआ ना, एक गड्ढा था, ऐसे समझ, एक गड्ढा है और यहां पे मैं बैठा हूं, दीपक सर, एक गड्ढा है लेकिन एक गाड़ी में मैं बैठा हूं, ठीक है? गाड़ी में मैं बैठा हूं, ओके? मैं क्या बोल रहा, मुझे पता चल गया, मैं थोड़ा फिजिक्स जानता हूं ना, मैं थोड़ा फिजिक्स लगाया तो मुझे पता चल गया कि आगे गड्ढा है, आगे गड्ढा है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने रामलाल को
रामलाल मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, मैं आपको पहले बताया हूँ, है ना। रामलाल ये कैरेक्टर है, मैं क्लास में कभी बताऊंगा इसके बारे में, बट एक कैरेक्टर है रामलाल। मैंने रामलाल को बोला, रामलाल मुझे थोड़ा धक्का देना, रामलाल मुझे थोड़ा धक्का देना। तो वो बोला कि सर धक्का मतलब, मैं बोला फोर्स दो, फोर्स, फोर्स मतलब फोर्स इज फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं बोला मुझे फोर्स दो। तो बोला सर कितना फोर्स दूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा। तो मैं बोला 5 दो। बोला सर 5 क्या दूं, मैं बोला 5 न्यूटन दो। 5 न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, आपको पता भी चलेगा, और जान लो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स दो। तो वो क्या किया, इधर आया और इधर से मुझे 5 न्यूटन का फोर्स दे दिया। इधर से मुझे 5 न्यूटन का फोर्स दे दिया। तो मैं जाके गड्ढे में गिरा, गड्ढे में गिरा, मैं मर गया, मतलब अभी जिंदा हूं, थ्योरी में मर गया। क्यों मर गया मैंने जब इससे निकला गड्ढे से, मैं रामलाल को क्वेश्चन पूछा कि अरे रामलाल तू अपने सर को कैसे गड्ढे में धकेल दिया। तो बोला कि सर आप मुझे फोर्स बोल दिए 5 न्यूटन लगा, बट ये नहीं बोले कि किधर से लगा, ये नहीं बोले कि किधर से लगा। तो मेरा जिधर से मन किया मैं लगा दिया। तो मुझे उसको क्या करना चाहिए था कि तू 5 न्यूटन लगा बट इधर से लगा। तो क्या ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है, क्योंकि ये 5 न्यूटन इधर से लग रहा है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है। दिस इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो क्या फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका खाली मैग्नीट्यूड और यूनिट से काम नहीं होता है, उसके लिए और इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। क्या है वो इंफॉर्मेशन? डायरेक्शन। क्या है वो इंफॉर्मेशन? डायरेक्शन। की फोर्स तो लगाओ बट भाई किधर से लगाओ वो तो बताओ। तो इसीलिए क्या बोला गया ना, ये 2 चीजों की जरूरत होता है, सही बात है, बट कुछ क्वांटिटी के लिए, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसको तुम्हें लिखना नहीं है, मैं इसको समझाने के लिए कहानी बता रहा हूं, ठीक है। बट हम लोग सीखे क्या कि फोर्स जैसे ऐसे कुछ होते हैं जिनको डिफाइन करने, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं भाग रहा हूं, मैं बोला कि मैं 5 किलोमीटर चला, इसका मतलब क्या, मैं कहां चला, कहां पहुंचा जाके, डायरेक्शन तो इंपोर्टेंट है ना यार। मैं बोला कि मैं 50 मीटर पर सेकेंड में जा रहा हूं, तो मेरा मुझे बच्चा जैसा कहां जा रहे हैं, डायरेक्शन बताओ। तो क्या बोला गया ना, बट फॉर सम क्वांटिटीज, बट फॉर सम क्वांटिटी द मेंशन ऑफ डायरेक्शन इज नेसेसरी। द मेंशन ऑफ डायरेक्शन, DIR ऊपर N, तो समझ आना, डायरेक्शन इज नेसेसरी। कुछ चीजों को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन नेसेसरी है। क्या सबको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की नेसेसरी है? नो। कुछ को डिफाइन करने के लिए सिर्फ वैल्यू और मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत है, बट कुछ को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ और भी किसी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? डायरेक्शन की। इसीलिए बोला गया कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सारे फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया? 2 टाइप्स में। क्या क्या है वो टाइप्स? एक है हमारा स्केलर क्वांटिटी और एक है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया मेरी बात? हम लोग कैसे डिफाइन किया, हाउ वी डिवाइडेड द फिजिकल क्वांटिटी इन 2 पार्ट्स। एक हो गया स्केलर क्वांटिटी और एक हो गया वेक्टर क्वांटिटी। और ये किस बेसिस पे किए हम लोग? जैसे 2 पार्ट में, जिसके लिए डायरेक्शन की, कुछ चीजों के लिए डायरेक्शन की जरूरत है और कुछ चीजों के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन यूनिट और मैग्नीट्यूड दोनों में है। क्लियर है मेरी बात? तो एक हो गया स्केलर क्वांटिटी और एक हो गया वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली हमें पता है, मैं बता दूंगा, और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे क्वांटिटी हमारे लिए नए हैं, हम ऐसे क्वांटिटी के साथ डील नहीं किए हैं आज तक, है ना। तो किस तरह डील करेंगे, कितने डिटेल में डील करेंगे, 3 डायमेंशन में कैसे डील करेंगे, वो सारी चीजों की डिस्कशन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो अभी हम लोग पहले स्केलर और वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस सीख लेते हैं, फिर वेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस बताता हूं। लिख लीजिए आप इसको। हो गया बच्चों? हो गया कि नहीं? मिटा दूं?
चलो अब हम लोग मेन डिफरेंस देखते हैं किसके किसके बीच में। इधर लिखते हैं स्केलर और इधर लिखते हैं वेक्टर्स। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वेरी वेरी सिंपल डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो इसका क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। मैं मैग्नीट्यूड चलेगा, मैग्नीट्यूड को मैग लिख रहा हूं, है ना, समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं बोर्ड में अगर सब चीज ऐसे डिटेल में लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इसे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगा। ठीक है, बट मैं मेंशन करूंगा क्या मैग मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड, या मैं इधर लिख देता हूं मैग्नीट्यूड होगा इसका। अच्छा, यूनिट होगा कि नहीं होगा, यूनिट भी होगा। अच्छा, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, अरे बोला ना स्केलर के लिए डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर ऐड करेंगे कभी भी, है ना, स्केलर्स आर एडेड, स्केलर्स आर एडेड यूजिंग सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। मतलब ये अलजेब्रिक एडिशन क्या है ना, अलजेब्रिक एडिशन मतलब जैसे 3 kg था और 5 kg दोनों मिला दिए तो कितना आ जाएगा, 8 kg। सिंपल सिंपल, 3 kg और 5 kg मिलाओगे तो उनको 8 kg। अलजेब्रा जैसे 3 + 5 = 8, अलजेब्रा, नॉर्मल अलजेब्रा, समझ में आ गया। नॉर्मल एडिशन करते हैं हम कोई भी स्केलर क्वांटिटी में। मैं बोलूंगा ये 2 मीटर इधर से, फिर उधर से 3 मीटर, टोटल कितना हमारे 5 मीटर, है कि नहीं, तो ऐसे। और इसके एग्जांपल्स मास, स्पीड, टेम्परेचर, वैसे बहुत सारे मतलब है ना। हम लोग हर एक चैप्टर में कुछ क्वांटिटी आएगा तो वो क्वांटिटी स्केलर है कि वो क्वांटिटी वेक्टर है, वो हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। अच्छा, ये हो गया। वेक्टर्स में क्या है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे इनको हम लोग अलजेब्रिक एडिशन कर देते हैं ना, वैसे वेक्टर में अलजेब्रिक एडिशन नहीं होता है। वो लोग एक डिफरेंट लॉ फॉलो करते हैं एडिशन करने के लिए, है ना। वो लॉ क्या है हम बाद में पढ़ेंगे, बट इतना जान लो कि वेक्टर्स ऐसे नॉर्मल एडिशन नहीं होते हैं। वो लोग एक लॉ फॉलो करते हैं एडिशन के लिए, तो वो क्या करते हैं ना, फॉलोस वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वो इतने लॉज फॉलो करते हैं वेक्टर एडिशन का, मनमर्जी एडिशन ऐसे 3 + 5 = 8 नहीं होता है। क्लियर है मेरी बात। चलो, और इसके एग्जांपल्स, वेक्टर के एग्जांपल्स बताओ, वेक्टर के एग्जांपल बताओ। फोर्स सबसे बढ़िया एग्जांपल, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सारी बातें, ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी बातें। क्लियर है मेरी बात, ये दोनों समझ में आ गया आपको, स्केलर और वेक्टर्स के बारे में एग्जांपल बता दिया, सब कुछ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन, ये सारे डिफरेंस आपको पूछ सकता है, नहीं पूछते हैं जनरली क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। एक आपको ट्रिकी क्वेश्चन बता रहा हूं, 2 स्टेटमेंट में लिखता हूं। स्टेटमेंट 1 लिखा, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज have direction, all vector quantities have direction, statement 1. statement 2, ST2 मतलब समझ जाना, ST मतलब क्या लिखा हूं, स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट 2 लिखा, every quantity that has direction, every quantity that has direction dir के ऊपर is a vector quantity, is a vector quantity। चलो, मेन क्लास होता तो मैं क्लास में आपको पूछता कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स। अभी चलो खुद ब खुद सोचो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। एंट्रेंस में इसी टाइप के सब डिफिकल्ट, मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट बट क्वेश्चन खतरनाक। बताओ कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, बताओ बताओ, सोचो खुद। पहला स्टेटमेंट,
ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैज डायरेक्शन। सोचो वेक्टर के नीचे क्या लिखा है, डायरेक्शन। मतलब अगर कोई वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन तो है भाई साहब, है कि नहीं बोलो, उसका डायरेक्शन है, तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट में आओ, एवरी क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन इज ए वेक्टर। अगर कोई क्वांटिटी का डायरेक्शन है तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। सब लोग ऐसे ही सोचे थे कि कुछ और सोचे थे, ऐसे ही सोचे थे, सही बात है। लेकिन अगर तुम ऐसे सोचे थे तो वो गलत है। ऐसा ही होता है जेई में और नीट में, एंट्रेंस का यही तो खासियत है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो होता है जो को दिख गया, जिसको दिख गया उसका एंट्रेंस क्लियर। अब क्या है अंदर में सोच, मैं तुझे एक एग्जांपल बताता हूं करंट का। किसका, करंट। एक एग्जांपल बताता हूं करंट। करंट का इधर से 5 एम्पियर आया, इधर से 5 एम्पियर आया, या इधर से 5 एम्पियर आया। इसीलिए करंट को दिखाने के लिए हमें डायरेक्शन लिखना पड़ता है कि भाई एक वायर है, इतना वायर है, तो करंट लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा है कि राइट से लेफ्ट फ्लो हो रहा है। डायरेक्शन तो है ना करंट का, अरे करंट का डायरेक्शन तो है ना। जैसे बैटरी लगा दो, मैं इधर बताता हूं थोड़ा सा, बैटरी लगा दो, ऐसे बैटरी लगा दो, प्लस ये माइनस ये, तो करंट इधर फ्लो करेगा ऐसे। लेकिन अगर उल्टा लगा दो, ऐसे बैटरी लगा दो, तो करंट इधर से फ्लो करेगा। तो दोनों एक बात थोड़ी हुआ, है ना। तो करंट को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की इंपॉर्टेंट है, बट करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट को डिफाइन करने के लिए क्या डायरेक्शन की जरूरत है ना, यस, बट क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है, नो। इसीलिए मेरा ये स्टेटमेंट में बोला कि अगर कोई भी क्वांटिटी का डायरेक्शन है तो वो वेक्टर हो जाएगा। करंट का तो डायरेक्शन है पर वेक्टर तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स, बताओ बताओ, ट्रू की फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा भाई साहब, क्या होगा, फॉल्स। ये करंट का सबसे बढ़िया एग्जांपल। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन ये है, उसका रीजन है दैट करंट do not follow law of vector addition, क्योंकि वेक्टर होने के लिए चारों सैटिस्फाई होने पड़ेंगे, मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन एंड इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट करंट ऐसा गंदा सा क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन तो है भाई साहब, बट वेक्टर लॉ को फॉलो, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसी के कारण वेक्टर क्वांटिटी नहीं है कौन, करंट। इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, समझ में आया। तो फिर ऐसे जो क्वांटिटी होते हैं ना, ऐसे क्वांटिटी, कौन से क्वांटिटी, जिनका डायरेक्शन है पर वेक्टर नहीं है। क्यों वेक्टर नहीं है, क्योंकि वो लोग वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे क्वांटिटी को एक नया नाम दिया गया है, उनको बोलते हैं टेंसर। उनको क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर मतलब ये टेंसर नाम ही टेंशन है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। दिस टेंसर इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। बट इतना जान लो कि करंट कैसा क्वांटिटी है, टेंसर, क्योंकि दैट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। मेरी बात क्लियर है सबको, मेरी बात क्लियर है कि नहीं। दोनों स्टेटमेंट, उसका क्या रिजल्ट निकला, उसको हम लोग कैसे डिफाइन किए, फिर एक नया क्वांटिटी सीखे टेंसर, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं। बट हमें नॉलेज होना चाहिए ना कि अगर ये ऐसा गंदा सा क्वांटिटी है भाई, इसके साथ क्या करें, ये है क्या। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया हूं कि ये टेंसर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। बट ये स्केलर और वेक्टर में नहीं आते हैं, ये एक अलग से क्वांटिटी है और इनके बारे में बीटेक में पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। आप इसके बारे में सोचना भी मत, ठीक है। बट जान लेते हैं कि ये होता है ऐसे ऐसे, इसका नाम टेंसर होता है। ये नाम आपको देखने को मिल जाएगा असाइनमेंट में भी, क्वेश्चन में भी। तो आप इसको क्लियर है, मेरी बात क्लियर है पूरा। तो ये हो गया मेरा स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस, और एक क्वेश्चन रिलेटेड टू स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्पेशली वेक्टर्स और उसके एग्जाम्पल। बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट है,
ये क्वेश्चन पूछना अच्छे से टीचर की हालत खराब हो जाता है इसमें। ये स्टेटमेंट पूछना, ये ट्रू, सब लोग 90% लोग इसको ट्रू बोलेंगे, बट रियलिटी ये है कि ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स है, और ये आपको कोई बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसीलिए तो आपको हम लोग एंट्रेंस का पढ़ा रहे हैं, इसी टाइप के सवाल है। हम लोग इसको मैं बताऊंगा, इसी टाइप का सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। पूरा क्लियर, बेसिक आइडिया हो गया, थोड़ा अच्छा सा आइडिया हो गया, थोड़ा अच्छा खासा आइडिया हो गया। क्लियर है मेरी बात? चलिए आप इसको उतारिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया बच्चों? चलो बेटा, चलो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को हम कॉपी में कैसे लिखेंगे, क्योंकि तुम तो लिखोगे, चेक कोई और करेगा, है ना। बोर्ड एग्जाम में हो, कोई भी एग्जाम में, आंसर हम लोग लिखते हैं, चेक कोई और करता है, तो हमें हमेशा ऐसा लिखना पड़ेगा कि वो समझे। इसीलिए हम हर एक चीज का रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं कि भाई इसको लिखें कैसे, कोई समझेगा कैसे। तो इसके दो तरह के रिप्रेजेंटेशन है। एक रिप्रेजेंटेशन है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक मतलब सिंबल से कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या बोला गया ना, कभी भी वेक्टर को लिखना हो तो उसको लिखते हैं कैपिटल लेटर विथ ओवरहेड हैरो, एरो। मतलब एक कैपिटल लेटर लिखेंगे और उसके ऊपर में क्या दे देंगे, एरो। एग्जांपल जैसे ए वेक्टर, ए कैपिटल लेटर है, उसके ऊपर एरो दे दिया, वेक्टर हो गया। फोर्स लिखते हैं तो फोर्स को किससे लिखेंगे, एफ वेक्टर। वेलोसिटी लिखते हैं तो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, वी वेक्टर। एक्सेलरेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन को लिखेंगे ए वेक्टर। तो बोलेगा सर यहाँ पे आप कैपिटल लिखे, यहाँ पे स्मॉल कर दिए ना। स्मॉल भी आते हैं बट जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल लेटर्स भी लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि स्मॉल बिल्कुल नहीं, स्मॉल लेटर्स भी आएंगे, स्मॉल ए वेक्टर आएगा, बहुत सारे वेक्टर्स आएंगे जो कि स्मॉल में आएंगे, बट जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम लोग कैपिटल लेटर से ही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया जनरल। अच्छा, इसमें एक चीज है कि द मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं वेक्टर का, द मैग्नीट्यूड मतलब ए वेक्टर एक है, उसका मैग्नीट्यूड, तो उसको कैसे लिखूंगा, मॉड ए। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? वैसे अगर मैं लिखूं मॉड एफ वेक्टर, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। ऐसे तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए ऐसे, और मैग्नीट्यूड लिखने के लिए और क्या करते हैं ना, मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हम सिंपली ऐसे ए और एफ भी लिखते हैं। ये जो है ये वही है, ये जो है ये वही है। खाली सिंपल लेटर्स भी यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और वी यूज दिस मॉड्यूलस रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। और सिंपल ऐसे लेटर्स भी ऑल्सो वी राइट समटाइम्स, है ना। तो मैं ऐसे मैग्नीट्यूड, ये थोड़ा लंबा लिख रहा है, बड़ा सा ए लिख, वेक्टर लिख, मॉड लिख, ज्यादा है, इसीलिए ए एफ ऐसे लिख देंगे। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। ठीक है, ये हो गया उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद है उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। मैं इसको लाइन डाल देता हूं, है ना। सेकेंड, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है
इसको आप नीचे नीचे लिखना, पहले सिंबॉलिक उसके नीचे ज्योमेट्रिक। ऐसा नहीं कि मैं बोर्ड पे ऐसा लिखा हूं सो यू विल बी जस्ट कॉपिंग एज इट इज, नो। ऑलराइट, ज्योमेट्रिकली these are represented by arrows, represented by arrows whose arrow मतलब रे, सॉरी रेस, रे जानते हो ना आप लोग ज्योमेट्री में, रे represented by rays whose arrow points in the direction of vector, in the direction of वेक्टर का जिधर डायरेक्शन होगा उधर डायरेक्शन में एक रे ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? एक रे ड्रॉ करना है। सच दैट द लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, द लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। हमें एरो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा कि लेंथ क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। अगर छोटा वेक्टर है, 5 न्यूटन का वेक्टर है तो इतना ड्रॉ करूंगा, तो 10 न्यूटन को मुझे इतना ड्रॉ करना पड़ेगा प्रोपोर्शनली, है ना। एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो। ऐसे ये है ए वेक्टर, दिस इज सपोज ए वेक्टर, मैं दूसरे पेन में लिखता हूं, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, है ना। अच्छा, दोनों का डायरेक्शन किधर है? ए का डायरेक्शन इधर है, बी का भी डायरेक्शन इधर है, क्योंकि बोला गया है कि जो भी रे ड्रॉ करते हैं, द रे का एरो, द एरो ऑफ द रे पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब द एरो इज इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स द वेक्टर इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। हियर बी इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, मीन्स द वेक्टर बी इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं क्या समझूंगा? अगर ऐसे कभी लिखा हो तो इसको मैं क्या समझूंगा? इसको मैं समझूंगा ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैज सेम डायरेक्शन, हैज सेम डायरेक्शन। ए और बी का डायरेक्शन सेम है और लेंथ बी का ज्यादा, ए का कम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड कम है क्योंकि उसका लेंथ कम है, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि उसका लेंथ ज्यादा। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? ये सिंबॉलिक और ये ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक का और भी है, हम उसको डायरेक्शन वाइज कैसे लिखते हैं मैं आपको बता दूंगा। आप पहले इसको लिख लीजिए, है ना। पूरा सिंबॉलिक यहाँ पे खत्म, फिर ज्योमेट्रिक यहाँ लिखिए और इसी को कंटिन्यू करेंगे, है ना। ज्योमेट्रिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लिख लीजिए पॉज करके, मैं उसको मिटा रहा हूं, इसको बता दीजिए, मैं उसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मान लो और एक इसका एग्जांपल बताता हूं, किसका? इसका, ठीक है। क्या एग्जांपल? ना मान लो ये ए वेक्टर है और इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर। ए वेक्टर का लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ठीक। बी वेक्टर इधर है, ऐसे, दिस इज बी वेक्टर, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ है। अच्छा, मान लो कि ये फोर्स वेक्टर होते हैं, मैं F1 F2 कर, दिस इज सपोज F1 वेक्टर, दिस इज सपोज F2 वेक्टर, और सपोज ये F1 वेक्टर का वैल्यू है 1 न्यूटन। तो 1 सेंटीमीटर का लेंथ कितना मैग्नीट्यूड बताया? 1 न्यूटन। तो 5 सेंटीमीटर का कितना बताएगा? 5 न्यूटन, क्योंकि प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब इधर जितना बढ़ेगा इधर भी उतना बढ़ेगा। इधर 1 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर हो गया तो उधर 1 न्यूटन का 5 न्यूटन हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या है? F1 एंड F2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। F1 एंड F2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं? बोलो, समझ में आ गया? अच्छा, मैं थोड़ा डायरेक्शन को और डिटेल में बताता हूं। डायरेक्शन को डिटेल से बताता हूं, ठीक है। डायरेक्शन को हम कैसे लिखते हैं ना, आपको पता होगा, मैं यहां पे बताता हूं। आपको नॉर्थ साउथ सब पता है ना, मैप में ऐसे पता है, ऐसे वाले डायरेक्शंस पता है कि नहीं?
पता है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट। पता है? ऊपर क्या आता है? नॉर्थ, इधर वेस्ट, साउथ। ऐसे जनरल हम लोग मैप में लिखते हैं। तो वेक्टर्स में भी इसको यूज किया जाता है, आपको क्वेश्चंस में भी मिलेंगे, असाइनमेंट का पहले ही मिल जाएगा, टेंशन मत लो। कैसे ना, मान लो कि मैं इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करूं, ये लाइन, मान लो कि ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है, एग्जैक्टली बीच में। किसके किसके बीच में है? नॉर्थ और ईस्ट। तो ये डायरेक्शन को बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसको क्या बोला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सिंपल, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्टली बीच में है, ठीक है। सिमिलरली इधर भी आएगा, इधर भी आएगा सिमिलरली, ये 45 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? बताओ जल्दी से। साउथ वेस्ट। सिमिलरली इधर भी आएगा ऐसे और ऐसे, 45 45, इधर भी 45 और इधर भी 45। इसको क्या बोलूंगा? नॉर्थ वेस्ट, और इसको साउथ ईस्ट, और ईस्ट साउथ एक ही बात है। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ एक ही बात है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। 45 डिग्री हुआ तो ऐसे, लेकिन अगर 45 नहीं हुआ, जैसे कि मान लो मैं इधर ड्रॉ किया ऐसे, ये मान लो कि 30 डिग्री है। अब इसको कैसे बोलेंगे? अब इसको कैसे बोलेंगे बोलो? इसको बोलेंगे कैसे ना, दो तरीके से सोचो। ये मेरा ईस्ट है, ऐसे ईस्ट, ईस्ट से मैं घुमा 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 ये घुमा इधर, तो ईस्ट से मैं किधर घूम रहा हूं? नॉर्थ की तरफ घूम रहा हूं। किधर घूम रहा हूं? नॉर्थ की तरफ। और कितना घूम रहा हूं? 30 डिग्री। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको क्या लिखते हैं? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट का 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ में आया? समझ में? और कैसे लिख सकते हैं ना, मान लो ये वाला एंगल अगर बोलूं तो ये एंगल तो 60 डिग्री आएगा, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं ना, और इसको मैं लिख सकता हूं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। एक ही बात है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बात तो एक ही है ना, समझ में आया? उसी तरह और एक एग्जांपल बताता हूं, देख। मान लो ये वाला, मान लो इधर आया ऐसे ऐसे, ठीक, ये एंगल सपोज 30 डिग्री। बताओ इसको क्या लिखूंगा? 30 डिग्री किधर? वेस्ट, साउथ से वेस्ट की तरफ, मतलब 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो हम लोग वेक्टर को ज्योमेट्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम लोग नॉर्थ साउथ के टर्म्स में इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। मैं कभी भी आपको वेक्टर गिवन होगा तो ऐसे फिगर गिवन नहीं होगा, आपको ये लिख दिया होगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और इट इज इन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और इट इज इन 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऐसे आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं इस तरह के गिवन होंगे, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि उस वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक हम फिजिक्स में कुछ चीज ड्रॉ करते हैं तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग हमेशा ड्रॉ कैसे करते हैं उस चीज पे एम्फासाइज करते हैं। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दी वेक्टर्स along directions called east, west, north, south like that. क्लियर? आप इसको अच्छे से समझ के खुद के कॉपी में लिखो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, फिर मैं आगे बताऊंगा। लिख लीजिए। हो गया बच्चों? हो गया? चलो
अब हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सीख लिए, ठीक है। अब क्या सीखेंगे ना, इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ए वेक्टर। एक वेक्टर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग सीखेंगे, जिसको हम लोग आगे डायरेक्ट यूज करेंगे एज ए कॉन्सेप्ट, है ना। तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स, सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स से समझते हैं, ठीक है। पहले तो समझ लो कि पहला इंपोर्टेंट पॉइंट है कि एक जब ऐसे एक वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर, तो इस ए वेक्टर का इस वाला पार्ट को बोलते हैं हेड और इस वाला पार्ट को बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं इसको? हेड, और इसको बोलते हैं टेल। कभी कभी ये वाला पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। और ये हेड जो है इसको कभी कभी टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं, है ना। कंफ्यूज मत होना, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि फिजिक्स में यूज होते रहेंगे कंटिन्यूअसली। तो इसीलिए आपको मैं लिखा दे रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए कि हाँ, बाद में मैं कभी ऐसे बोल दिया इनिशियल पॉइंट ये है तो फिर ये क्या हो गया। इसीलिए इसको इनिशियल और इसको टर्मिनल एक वेक्टर का। ये पहला पॉइंट है वेक्टर के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट बताता है ए वेक्टर रिमेन्स अनअफेक्टेड, ए वेक्टर रिमेन्स अनअफेक्टेड मतलब वेक्टर को कुछ नहीं होता है इफ वी रोटेट इट बाई 360 डिग्री। पर हम डिग्री में कम लिखेंगे बोला था मैंने, कितना लिखूंगा रेडियन में? 2 पाई। अगर मैं कभी भी कोई भी वेक्टर को 360 डिग्री घुमा दूं, रोटेट कर दूं, तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप देखो, ये वेक्टर था सपोज, मैं इसको ऐसे 360 पूरा घुमा दिया तो वापस वही पे आ गया ना। अरे वापस वही पे आ गया कि नहीं? तो ये वेक्टर था, घुमा के वापस वही पे आ गया। तो ये एक वेक्टर का खासियत है कि भाई वेक्टर को घुमा तुम जिधर घुमाना है घुमाओ, बट अगर 360 डिग्री गलती से घुमा दिया तो वेक्टर वापस वही बन जाता है। ए वेक्टर रिमेन्स अनअफेक्टेड। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ये दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है समझ? तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट, और ये सबसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये स्टार मार्क है, इसको गलत मत समझ आना, ये स्टार मार्क्स है ना। इंपोर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग। बोला गया ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड टू एनी प्लेस on a plane. A vector can be shifted to any place on a plane parallel to itself without changing magnitude. Without changing magnitude. Without changing magnitude. मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, कहीं पे भी। देखो देखो थोड़ा सा फील आएगा, कभी भी डेफिनेशन में फील नहीं आता है, स्टेटमेंट में फील नहीं आता है। फील तो एग्जांपल में आता है, फील तो हमें इल्यूस्ट्रेशंस में आते हैं, फील तो हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स में आते हैं। तो मिलेगा सफिशिएंट रियल लाइफ एग्जांपल्स मिलेंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल। जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर यहां पे, दिस इज सपोज ए वेक्टर, दिस इज सपोज ए वेक्टर। अच्छा, मेरा ए वेक्टर इधर है, ये है मेरा ए वेक्टर, ये ए वेक्टर इधर है। मैं इसको पैरेलल ऐसे ए रखा है, पैरेलल ऐसे ए से पैरेलल, या फिर ए से, या फिर ऐसे पीछे कहीं पे भी लाओ, कहीं पे भी पैरेलल ड्रॉ करो। इसको पैरेलल ऐसे ड्रॉ करो, पैरेलल हो गया। इधर ड्रॉ करो, पैरेलल हो गया। इधर ड्रॉ करो, पैरेलल हो गया। इधर ड्रॉ करो, पैरेलल हो गया। सारे पैरेलल वेक्टर्स, मतलब इसको मैं कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं
पार्लेली, और इसका लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है और इसका भी लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी मेरा ए वेक्टर होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। मतलब में ये वेक्टर मेरा ओरिजिनली ये था, पर मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे सपोज ये वेक्टर इधर चाहिए, तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर सकता हूं। कैसे शिफ्ट कर सकता हूं? पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, बिना लेंथ चेंज किए तुम एक वेक्टर को कहीं पे भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। ये अभी जरूरत पड़ेगा इसके बाद वाले पॉइंट में, जस्ट इसके बाद वाले पॉइंट में, और पूरे फिजिक्स में ऐसे शिफ्ट कराते रहोगे। इसीलिए 4 स्टार इंपोर्टेंट लिखवाया पूरे फिजिक्स में, क्योंकि तुझे वेक्टर जहां मिलेगा तुझे कैलकुलेशन वहां थोड़ी करना होगा। अभी तुम इंजीनियरिंग पढ़ोगे, सिविल इंजीनियर बन गए, तो रोड पे जाओगे, रोड का मेजरमेंट लेके आओगे, तो क्या रोड पे बैठ के कैलकुलेशन करोगे? नहीं ना, मेजरमेंट्स को लाओगे, घर पे बैठोगे, कॉपी में कैलकुलेट करो। तो इसी तरह वेक्टर जहां पे होगा, it is not necessary that we will need the operation of vectors at the same place. So we will need to shift the vectors to the required position. हमें जहां पे जरूरत है we will shift the vector. तो उसको शिफ्ट करने का क्या तरीका बताया गया? It is fixed for a vector that you can shift the vector to any place parallel to it but without changing its magnitude. Like this one example. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, बोल तो नहीं सकते, समझ में अगर नहीं, क्योंकि थोड़ा नया टॉपिक है, थोड़ा थियोरिटिकल चीजें आ रहे हैं, थोड़े एग्जांपल है, मैं पूरा डिटेल में पूरा स्लोली पढ़ा रहा हूं। क्लास में होते तो शायद थोड़ा स्पीड पढ़ाता है, फटाफट खत्म कर दिया होता, बट क्लियर है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करिए और ये तीनों पॉइंट लिखिए, फिर मैं 4th पॉइंट में आता हूं। ठीक है, 4th पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या बोला गया? 4th पॉइंट ये भी इंपोर्टेंट है, ये दो ही इंपोर्टेंट है क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, ये और ये इंटर रिलेटेड है, रिलेटेड है दोनों। क्या बोला गया ना? टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बीटवीन ऊपर में एन मतलब बिटवीन, समझ आना, बिटवीन। टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर कहीं और है, उसके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, तो क्या मैं पुट देम बीट 1 ए बीट पुट देम टेल टू टेल, पुट देम टेल टू टेल पुट करो, बी स्मॉलेस्ट एंगल विल बी, smallest angle produced will be the angle between vectors. अब ये क्या है सर? आप तो लिखा दिए, मैं तो लिखा दिया, ये लो, तुमको लिखना है ना, लिखो बेटे। बोला कि कभी भी अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो तुम्हें दो काम करने पड़ेंगे। पहला क्या काम करना पड़ेगा ना? पुट देम टेल टू टेल, फर्स्ट उसको टेल टू टेल रख, अगर वो टेल टू टेल नहीं है तो काम नहीं होगा, टेल टू टेल पहले रखो, फिर जो स्मॉलेस्ट एंगल प्रोड्यूस होगा, स्मॉलेस्ट, क्योंकि जब दो वेक्टर को रखोगे तो दो एंगल, मैं दिखाऊंगा एग्जांपल करके, तो उसमें से जो स्मॉल होगा, जो छोटा होगा, दैट एंगल विल बी योर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, द टू गिवन वेक्टर्स। क्लियर है मेरी बात? चलो let us see, suppose example, this will be very important because वेक्टर में जब भी कुछ ऑपरेशन करना होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो भी लॉ पढ़ेंगे, उन सबके लिए आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी, दो वेक्टर के बीच में एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो उसको निकालने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, देखो कैसे, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, सपोज, ठीक है, ऐसा है। तो अभी एंगल निकालते हैं, मान लो दिस एंगल इज 30 डिग्री, और भी तो एक एंगल बन रहा है ना, बड़ा वाला, ये कितना बन रहा है? 360 माइनस 30, कितना? 330 डिग्री, है ना?
दो एंगल बन रहे हैं। अच्छा पहली बात तो है कि हमें पहला पॉइंट देखना पड़ेगा कि भाई पुट देम टेल टू टेल। टेल टू टेल है, यस सर, यस सर, टेल टू टेल है सर। अरे दिख रहा है ना, टेल बताया था, इसीलिए तो टेल बताया था क्या होता है, वरना यहाँ पे लिखा था टेल टू टेल। ये भगवान टेल कहां से आ गया, हमारा तो टेल है नहीं, है ना, या किसी का होगा चेक कर लो। टेल टू टेल रख दिया पहले ऐसे। अब उनके बीच में दो एंगल प्रोड्यूस हुए, एक 30 प्रोड्यूस हुआ और एक ये बड़ा सा एंगल प्रोड्यूस हुआ 330। सेकेंड पॉइंट क्या बताता है ना, द स्मॉलेस्ट एंगल प्रोड्यूस्ड, द स्मॉलेस्ट एंगल प्रोड्यूस्ड, स्मॉलेस्ट कौन सा है 30 डिग्री। तो यहां पे एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है मेरी बात? अरे कुछ तो बोलो, तुम लोग बोल नहीं सकते, ओके। और एक एग्जांपल देखते हैं। मजा आ रहा है आपको वेक्टर पढ़ के? मुझे पता तो नहीं चल रहा है आपको मजा आ रहा है कि नहीं, बट है बड़ा मजेदार फिजिक्स, है ना। ये फिजिक्स का ही चल रहा है सब कुछ, सब फिजिक्स ही है, मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ, है ना। थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री आता है मुझे, बट नो आई एम मास्टर इन फिजिक्स। तो एग्जांपल देखते हैं दूसरा वाला, है ना। दूसरा वाला एग्जांपल क्या है, इसको मिटा देता हूं, आपको लिख लिए होंगे, मैं मिटा देता हूं। सेकेंड एग्जांपल, सपोज दो वेक्टर ऐसे दिया, एक ये ए वेक्टर और एक ये बी वेक्टर, और ये एंगल दे दिया 120 डिग्री। ऑलराइट, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। नाउ इट इज आस्क्ड व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चा देखा, ओ माय गॉड इट इज 120 मैन, कम ऑन 120। मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं 120, लेकिन रॉन्ग, 120 इज नॉट द एंगल। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट पॉइंट इज नॉट सैटिस्फाइड। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? पुट द वेक्टर्स टेल टू टेल। कहां टेल टू टेल है भाई? ए का हेड बी का टेल आ गया, तो कैसे हो सकता है? तो हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, टेल टू टेल करना पड़ेगा। और टेल टू टेल करने के लिए या तो ए को आगे लेके जाना पड़ेगा या बी को पीछे लेके आना पड़ेगा। मतलब हमें किसका यूज करना पड़ेगा, पैरेलल शिफ्टिंग का। किसका? पैरेलल शिफ्टिंग। तो अगर मैं बी देखूंगी ऐसे, बी इधर ऐसे पैरेलल शिफ्ट करा, पैरेलल इधर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं बोल, आएगा कि नहीं बोल, आएगा, आएगा। तो हम लोग इसको शिफ्ट करके इधर लिख देता हूं मैं, ऐसे 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 ऐसे, ये सेम लेंथ का इतना था, इतना ड्रॉ कर दिया, है ना। और ये मेरा अभी बी वेक्टर हो गया। ये एंगल 120 है, मतलब ये एंगल 120, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या आएगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना आएगा 60 डिग्री, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल। सीखना पड़ेगा। बढ़िया एग्जांपल। और चाहिए इस तरह का थोड़ा अच्छा वाला, थोड़ा अच्छा वाला। आप तो सामने हो नहीं, वरना मैं सेटिस्फाई होने तक एग्जांपल देता हूं। जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक एग्जांपल चलेंगे, क्योंकि मैं कहीं से बुक से देख के नहीं आता हूं, मैं कहीं से रट के नहीं आता हूं कि मुझे ये पढ़ाना है। मुझे खाली पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है। बाकी फिजिक्स में कभी भी आपको ऐसे मतलब क्वेश्चन रटना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू नो व्हाट टू टीच और व्हाट टू स्टडी एंड यू कैन एग्जीक्यूट। देखो और एक एग्जांपल, सपोज दिस, ये एक्स एक्सिस है, नॉर्थ ईस्ट कुछ भी दिया हुआ एक्सिस है, ठीक है। इसमें वेक्टर्स दिया है, एक वेक्टर इधर है ऐसे, ये वेक्टर, ये वाला एंगल है सपोज 15 डिग्री। ऑलराइट, ए वेक्टर और उसका एंगल कितना है 15 डिग्री। और एक वेक्टर यहां पे है ऐसे, बी वेक्टर, और इसका ये वाला एंगल क्या है 30 डिग्री। दीज आर द टू वेक्टर्स गिवन, है ना। बोला कि फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी। चलो सब लोग स्क्रीन पॉज करके खुद से कोशिश करो, चलो खुद से कोशिश करो पहले, बहुत आसान है। अरे बहुत आसान है ना,
जल्दी करो। देखो हमें पहले तो टेल टू टेल रखना पड़ेगा, बिना टेल टू टेल रखे कुछ काम हो नहीं सकता। तो मैं पहले टेल टू टेल रखा है ना, कैसे ना, ये ए था, बी को भी मैंने ऐसे शिफ्ट करा दिया तो बी इधर आ गया, ये बी आ गया, ठीक है। अब एंगल लिखते हैं, ये एंगल था 15 डिग्री और ये एंगल था 30 डिग्री। टोटल कितना हो गया, 30 प्लस 15 45। कितना हो गया, 45। तो ये जो बाकी बचा, ये बाकी कितना बचा, 180 माइनस 45 135, क्योंकि 1 2 3 तीनों मिलकर 180 होना चाहिए ना, तो ये 45 हो गया, तो बीच वाला कितना होगा 135। देयरफॉर एंगल बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 135। सिंपल सिंपल, क्योंकि अगर तुम बड़ा वाला देखोगे तो जो बड़ा वाला बनेगा वो ये, बाप रे बाप, ये बड़ा वाला बनेगा। बट हमें बड़ा वाला लेना नहीं है, हमें स्मॉलेस्ट एंगल लेना है, और स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, 135। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये हो गई आपकी पूरी कहानी किसके बारे में, वेक्टर्स का बेसिक्स के बारे में, है ना। तो आप पहले इसको कॉपी में आराम से उतारिए, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिखिए, स्क्रीन पॉज करके सारे एग्जांपल अच्छे से सॉल्व होनी चाहिए कॉपी में, लिखिए आप। हो गया बच्चों कंप्लीट। चलो ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पहला क्लास है वेक्टर का। तो मैं वेक्टर का बहुत बेसिक और वेरी सिंपल वे में और बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूं। इसमें से जो डेफिनेशंस अभी आए नहीं है, बहुत सारे डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का डेफिनेशंस आएगा, तो वो सारे डेफिनेशंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन, फिर प्रोडक्ट, ये जब आएंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और प्रोडक्ट, है ना, ये तीन चीजें जो आएगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और प्रोडक्ट, उसके न्यूमेरिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अभी थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, जब एडिशन स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा। तो मैं आपको थ्योरेटिकल जितना अच्छे से करवा रहा हूं, न्यूमेरिकल भी उतना ही अच्छे से कराऊंगा। सारे एग्जाम्पल्स ढेर सारे और पूरा परफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप रिवाइज करिए, पुराना असाइनमेंट कंप्लीट करिए और हम लोग डिस्कशन करेंगे उसको, ठीक है। फिर इस चैप्टर जब कंप्लीट होगा इसका असाइनमेंट देंगे, ठीक है। तो तब तक बच्चों घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।